देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के आन बान शान की ताकत देखेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में खास आयोजन किया जाता है। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति को सलामी देंगी। थोड़ी देर बाद तीनों सेनाओं के जवान राजपथ पर परेड करेंगे। सेना के जवानों का बैंड भी राजपथ पर धुन बजाता हुआ जाएगा। एनसीसी और स्काउट की टुकड़ियां भी आन बान शान को बढ़ाएंगी। साथ ही भारत की ताकत टैंक मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान की गर्जना से दुश्मन देश कांपने लगेंगे। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की सभ्यता संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। कई राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। थल से लेकर आसमान से पैनी नजर रखी जा रही है। राजपथ पर देश के जवान कदम ताल करेंगे। सुधांशु धामा के दुश्मन को खाक में मिलाने वाले युद्धक टैंक सलामी देंगे। तो राफेल की गर्जना चीन और पाक की नींदें उड़ा देगी। तेजस से लेकर सुखोई तक जब गरजेंगे तो इनकी गूंज चीन पाकिस्तान के कलेजे तक सुनाई देगी। देश की आन बान शान का अद्भुत नजारा दिल्ली के राजपथ पर दिखेगा। आसपास का सेना के जवान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार भारतीय वायुसेना की शान राफाल को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राफाल का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्लाई पास्ट के दौरान राफाल वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और ऊपर की तरफ जाता है। फिर विमान सबसे ऊंचाई पर जाने से पहले कलाबाजी करता है। वहीं सबकी नजरें राफाल पर टिकी हुई हैं। दशकों बाद यह मौका आया है जब वायुसेना का कोई जेट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहा है। जुलाई 2020 में 5 राफाल जेट का पहला बैच भारत आया था। वहीं 27 जनवरी को 3 और राफाल जेट भारत में लैंड करने वाले हैं। अब तक भारत को 8 राफाल मिल चुके हैं और अब इनकी संख्या 11 हो जाएगी। पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को राजपथ पर परेड की शुरुआत बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के संयुक्त दस्त और उनके मिलिट्री बैंड की सलामी से शुरू होगी। इसमें 7 अधिकारियों समेत 122 सैनिक होंगे। बांग्लादेशी सेना दल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की पहली 10 पंक्तियों का नेतृत्व करेंगी। इस टुकड़ी का नेतृत्व बांग्लादेश सेना करेगी, जो पहली 6 पंक्तियों में होंगी। अगली 2 पंक्तियों का नेतृत्व बांग्लादेश की नौसेना करेगी और अंतिम 2 पंक्तियों में बांग्लादेश वायुसेना शामिल होगी। इस साल सिर्फ 25,000 लोगों को परेड देखने की अनुमति दी गई है, जबकि पिछले साल 1.5 लाख लोगों ने राजपथ पर परेड को देखा था। वहीं इस बार 300 की जगह 200 मीडिया कर्मी ही शामिल हो पाएंगे। इस बार दर्शकों को बहुत कुछ नया दिखने वाला है। जवान इस बार मास्क पहने नजर आएंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए परेड में दस्ते की चौड़ाई भी कम होगी। हर दस्ते में अब तक 144 लोग मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार यहाँ 96 लोग ही होंगे। कोरोना के चलते परेड की लंबाई कम की गई है। इस बार परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी, जबकि हर साल गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से लाल किले तक जाती थी। इस बार परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर से घटाकर 3.3 किलोमीटर की गई है। 5 दशकों में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के चलते आज सुबह मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री एग्जिट सुविधा बंद रहेगी। दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो की सर्विस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत मेट्रो के सभी पार्किंग स्थल 25 जनवरी की सुबह 6 बजे से लेकर आज दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद हैं। सुरक्षा कारणों से केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, लोकनायक मार्ग और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद है। दिल्ली में 4 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे। इन चारों में ITO, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद मेट्रो शामिल है। परेड जाने वाले मार्ग में विजय चौक से इंडिया गेट तक 500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
इस बार केवल झांकियां ही राजपथ से लाल किला तक जाएंगी और दोपहर में वहां से वापस राजपथ पर लौट भी आएंगी। लाल किला में इस बार भारत पर्व के आयोजन को भी रद्द किया गया है। आज जहां ऐतिहासिक राजपथ पर मुख्य आयोजन होगा, तो वहीं परेड विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। परेड रूटों के दोनों तरफ स्थित सभी ऊंची इमारतों पर बीती रात से ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। राजपथ से लेकर लाल किला तक अलग अलग जोनों में बांटकर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सड़कों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पूरी दिल्ली में 50,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर मुस्तैद रहकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सभी संवेदनशील स्थलों के अलावा प्रमुख बाजारों, रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और धार्मिक स्थलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिन जिन जगहों से परेड गुजरने वाली है, वहां पर शार्प शूटर तैनात किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को 30 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरा देश आज गणतंत्र के रंग में रंगा होगा। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होगी। देश के किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च निकालेंगे। किसान कृषि कानून के विरोध में ये रैली निकालेंगे, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ किसानों को इजाजत मिली है। जो राजपथ का मेन रूट होता है परेड का, उसके सराउंडिंग हमने 3 लेयर कॉर्डन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की है हमने। पुलिस और किसानों के बीच सहमति के बाद किसानों को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक रैली की मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,000 लोग और 5,000 ट्रैक्टरों को आने की मंजूरी होगी। किसानों के 2,500 वॉलंटियर भी साथ रहेंगे। भड़काऊ भाषण और हथियार की मंजूरी नहीं होगी। 3 अलग अलग रूटों पर किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति मिली है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने नया ऐलान कर दिया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने सोमवार को कहा कि 1 फरवरी को पैदल संसद भवन तक मार्च करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा, किसान ट्रैक्टर रैली के लिए गणतंत्र दिवस के अलावा कोई और दिन भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अब घोषणा कर दी है। ऐसे में परेड को शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी घटना के अंजाम देना किसानों और पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। किसान अड़े हुए हैं और सरकार उम्मीद जता रही है कि जल्द ही समाधान निकल जाएगा, लेकिन सवाल है कि कब किसानों का आंदोलन खत्म होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बाल शक्ति पुरस्कार देती है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ सोमवार को पीएम ने बातचीत की। देश के अलग अलग राज्यों के इन बाल वीरों को पीएम ने बधाई दी और कहा कि कोरोना की वजह से हमारी वर्चुअल मुलाकात हो रही है। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। 63 सालों में पहली बार है जब बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं होंगे। 1957 से यह सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे राजपथ पर नहीं दिखेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों, जवानों और वैज्ञानिकों के योगदान का देश आभारी है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए सक्षम हैं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किसान कानून का भी जिक्र किया और तीनों कानूनों को किसानों के हित में बताया। धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद अदा किया। सेना पर दिए गए शर्मनाक बयान पर अब राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने राहुल के बयान पर दुख जताते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। इस बीच बीजेपी ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है और हमला बोला है। राहुल गांधी और उन जैसे लोगों को इस देश को परेशान देखना अच्छा लगता है। इस देश को अराजकता में फंसा हुआ देखना अच्छा लगता है
और राहुल गांधी का कभी भी सम्मान सेना के प्रति नहीं रहा है, और किसान के प्रति क्या रहा है ये तो आप स्वयं ही जानते हैं, देश जानता है। राहुल गांधी को राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता, तभी तो राहुल ड्रैगन और पाकिस्तान की चाल से सियासत करने में जुट जाते हैं। भारतीय सेना के लिए राहुल के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देश को कतई बर्दाश्त नहीं है। पश्चिम बंगाल में नेताओं की जुबानी जंग के बाद अब नारों की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से दिया है। हुबली की रैली में ममता बनर्जी ने हरे कृष्णा हरे रामा विदा हो बीजेपी वामा का नारा दिया है। आई बोली हरे कृष्ण हरे राम विदाई जाओ बीजेपी वाम, हरे कृष्ण हरे राम विदाई जाओ बीजेपी वाम, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित वैशाली डालमिया ने फिर ममता पर निशाना साधा। वैशाली ने कहा, राम का नाम लेने से अपमान नहीं होता, आशीर्वाद मिलता है। इधर जय श्री राम के नारों को लेकर बंगाल में चल रही लड़ाई में शिवसेना भी कूद पड़ी। सामना के संपादकीय में ममता को जय श्री राम के नारों से न चिढ़ने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान कर्ज के दलदल में बुरी तरह घिर चुका है। अब इससे बाहर निकलने के लिए कंगाल पाकिस्तान ने अजीबोगरीब फैसला किया है। इमरान सरकार पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा के नाम पर रखे पार्क को गिरवी रखने जा रही है। इमरान खान को उम्मीद है कि इस पार्क को गिरवी रखने से 500 अरब रुपए का लोन मिल जाएगा। इस पार्क का नाम फातिमा जिन्ना पार्क है, जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन है। यह पार्क इस्लामाबाद के F9 सेक्टर में है। आज इमरान कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें फातिमा जिन्ना पार्क को गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने 2.5 साल में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन बौखला गया है। चीन की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि चीन की सरकारी मीडिया झूठ पे झूठ बोल रही है। दुनिया को कोरोना का गिफ्ट देने वाला चीन भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान ने चीन को दक्षिणी एशिया में बैकफुट पर धकेल दिया है। इसके बाद चीनी सरकार का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार और उसे बदनाम करने में जुट गया है। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के बाद भारत के वैक्सीन निर्माण क्षमता पर चीन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दुनिया को चीन की घटिया वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। चीन को वैक्सीन का खरीदार तक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश ने चीनी वैक्सीन की जगह भारत की वैक्सीन को तरजीह दी है। इससे चीन बौखला गया है।